सीडीपी में जो बाल विकास है, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में सबसे पहला चैप्टर बालक के विकास के बारे में बात करता है, बालकों का विकास किस किस तरीके से होना चाहिए। और पूरा का पूरा अगला चैप्टर जितना भी आप पढ़िएगा, लगभग 16, 17, 18, 20 को चैप्टर, उन सारे 20 चैप्टर का पहला चैप्टर प्रियाम्बुल है, कह लीजिए प्रस्तावना है, यही में सबका परिचय देता है। बालकों का विकास करवाना है, विकास क्या है और वृद्धि क्या है हम आपको बताए थे। विकास और वृद्धि ये दोनों में बहुत अंतर है। विकास बहुत बड़ा शब्द है और वृद्धि उसी में निहित है। विकास में संज्ञान का विकास, संवेग का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सारे विकास को एक में सहोत लेंगे तो कौची कहेंगे, विकास है। और में से खाली एगो बहरी निकाल देंगे, शारीरिक विकास, तो क्या बोलेंगे उसको, वृद्धि। विकास और वृद्धि में जो अंतर था हम आपको दिखा दिए थे। नेक्स्ट बात किए थे विकास का अवस्था। क्या बात किए थे, विकास की अवस्था है। ध्यान से समझिए, विकास की अवस्था में हम आपको बताए होंगे कि एक तो शैशवावस्था, कौन सा था, उसके बाद शैशवावस्था के बाद दूसरा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद अगला नंबर तीसरा नंबर है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद अगला जो है प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था मेन तौर पे यही है। इसके अलावा भी एगो वृद्धावस्था कह सकते हैं, और इनके अलावा शुरुआती दौर में भी एगो गर्भावस्था कह सकते हैं। विकास को हम इन तरीकों से बांट सकते हैं अलग अलग विभिन्न अवस्थाओं में। शैशवावस्था कब से कब, 0 से 3 वर्ष की आयु बाल्यावस्था, 3 से 12 वर्ष से किशोरावस्था, 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। और वृद्धावस्था है 60 वर्ष के बाद जलिया गुले तो कौची हो गए, वृद्धावस्था। बात खत्म हुआ। नेक्स्ट अगला जो बात करेंगे, विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता है। क्या है, विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता है। अभी इतना दूर तक हम बात कर चुके थे आप लोगों से पिछला दिन। मेन मुद्दा क्या था, विकास के विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता का बात करना था। या विकास के विभिन्न अवस्थाओं में शुरुआत हुआ था शायद थोड़ा सा, और पहला नंबर बात होता है किसका, गर्भावस्था का है। कौन सा, गर्भावस्था। और गर्भावस्था 3 चरणों में बताए होंगे, कौन कौन, एक तो डिंबावस्था, उसके बाद पिंडावस्था, उसके बाद भ्रूणावस्था, यही ना, ये सब बात हो गया था। दूसरा नंबर शैशवावस्था है। तो थोड़ा सा समझिएगा शैशवावस्था का क्या खासियत है। अगर हम शैशवावस्था की खासियत की बात करेंगे तो शैशवावस्था में बच्चे का विकास जो है वो एक अलग ही तरीके से चलता है। जो भी शैशवावस्था में बच्चे होंगे उनके अंदर अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अनुकरण मतलब किसी भी चीज का नकल करना है। ये इंसान जो है बहुत बढ़िया फोटोकॉपी मशीन है जी, आपका फोटोकॉपी कर लेता है। जैसे जैसे आप करिएगा वैसे वैसे इंसानी बच्चे आपका नकल करते हैं। और नकल करने को क्या बोलते हैं, नकल करने को बोलते हैं अनुकरण है। यहाँ जो विकास की विभिन्न अवस्था की बात किए थे, इसमें से किशोरावस्था को भी अलग थोड़ा सा चरणों में बांटा गया। उस दिन हम बताए थे कि बाल्यावस्था 3 भाग में कौन कौन, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व वाला 3 से 6, मध्य वाला 6 से 9, और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। और किशोरावस्था जो 12 से 18, एक कहेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिस समय अभी मोछ पे पानी नहीं आवत होके शुरुआत वही लोग है। 11 से शुरू होता है, 11 वर्ष से 15 वर्ष अभी इनिशियल स्टेज है। अब 15 वर्ष के बाद 15 से जो 18 होगा ये मूल किशोर होगा, एकदम किशोरावस्था में। और उसके बाद जो होता है 18 के बाद वो क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था। आप सभी लोग कौन अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में। रॉस के अनुसार क्या था, ये सब बात हुआ था। मानव विकास की अवस्थाओं की जो प्रमुख विशेषता, इसमें गर्भावस्था का बात किए थे, और मूल बात करना है शैशवावस्था। क्या खासियत होता है शैशवावस्था। नंबर पहला नंबर कि शैशवावस्था में विकास का गति एकदम तेज चलेगा। बाकी जीवन की अपेक्षा शैशवावस्था में बालकों का विकास एकदम तीव्र स्पीड से होता है। चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे
कोई भी विकास हो, सारे विकास का गति स्पीड फास्ट रहता है। पूछता है प्रश्न कि किस अवस्था में बालकों का विकास तेजी से होता है? कौन सा? शैशवावस्था। कौन सा? शैशवावस्था। ऐसे ध्यान रखिएगा, विकास का गति अलग अलग अवस्थाओं में फ्लक्चुएट करता है। गर्भावस्था में तेज चलेगा, फिर शैशवावस्था में भी तेज चलेगा, बाल्यावस्था में कम पड़ जाएगा। हमको समझाने की बात है ये नहीं है। तो इस अवस्था का एक विशेषता है कि दूसरे पर निर्भरता वाली है। दूसरा बात कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपके हिसाब से छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं कि छोटे बच्चे शैतान होते हैं? आए चलिए, अगर अगर इसको आप बाल विकास मनोविज्ञान के तरफ से देखिएगा तो हकीकत बता रहे हैं, छोटे बच्चे एक नंबर के शैतान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर सामाजिक विकास नहीं हुआ रहता है। एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ देख कर गई है, मर गई है, और उसके बावजूद भी उसको भूख लगेगा तो स्तनपान करेगा। उसको मतलब नहीं है कि माँ मरी है कि जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ जानवर है, अभी उसके अंदर इंसानियत आया नहीं है। छोटे बच्चे, आप स्वार्थी होते हैं, किसी भी मैटर में आप स्वार्थी होंगे। उसकी माँ 3 दिन से भूखी है, 4 दिन से भूखी है, और बच्चे का पेट भर रही है, लेकिन हाथ में अगर कुछ आ जाए, बिस्किट आ जाए मान लीजिए, और माँ को लग रहा है कि हम खा ले, उसके मुंह में से नोच के खा लेगा। इसका मतलब कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? आप स्वार्थी होते हैं, अहम केंद्रित एकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहम केंद्रित। तो शैशवावस्था जो होता है वो अहम केंद्रित या आत्म प्रेम की भावना वाला होता है। आत्म प्रेम माने सिर्फ और सिर्फ अपने सुख के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में, अपने बारे में सोचना है, ऐसा उनके अंदर गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ सामाजिक भावना का स्टार्ट हो जाता है, सामाजिक भावनाओं का विकास। चूंकि शैशवावस्था में बच्चे अपनी माँ, अपनी सिस्टर, अपना पहचानने लगते हैं, और सामाजिक भावना का मतलब किसी से अपनापन होना, लगाव होना, ये सारा। तो सामाजिकता की भावना का तीव्रता से विकास यहाँ शुरू होता है। और वो कैसे सीखते हैं जी? अनुकरण से। कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, दूसरे का नकल करके, दूसरे का नकल करके सीखते हैं। छोटे बच्चे जो शैशवावस्था के होते हैं उनमें सब के सब बात जो भी सीखेंगे वो अनुकरण करके ही सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था में अगर मम्मी कहना सीखा तो उसका ये अपना शब्द नहीं है, किसी ने कहवाया है, अनुकरण करके सीखा है। एक छोटा सा बाबू एगो अपनी माँ को लेके, ककही लेके ऐसे झाड़ रही थी, तो बाबू को मिल गया ककही, एक दिन लिया, धके खखोर लिया है, एने होने, और खखोर लिया तो रोने लगा है। अरे वो कौची कर रहा था? माँ को देखा था कि माँ लेके अगर धके ऐसे ऐसे झाड़ती है, वो लेके झाड़ लिया है, तो झाड़ा तो खखड़ा गया पूरा का पूरा, बाल उसका था नहीं। शैशवावस्था के बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण के। इसके साथ साथ संवेग प्रदर्शन वाला भी इसी समय आता है इनके गुण। संवेग का मतलब गुस्सा, भय, प्रेम, द्वेष, भावनाओं का जो विकास होता है, इन भावनाओं को क्या बोलते हैं? संवेग। भावनाओं को क्या बोलते हैं? संवेग। आप कभी कभी मुस्कुराने लग रहे हैं, कभी उदास हो जा रहे हैं, कभी मुंह पे तेरह बज रहे हैं, ये सब भाव है, ये सब क्या है? भावना है। कभी खुशी, कभी नाराजगी, कभी गम, ये सब भावना है। और भावनाओं का विकास, आप बताइए, छोटा बच्चा मान लीजिए 2 महीने का है, 2 महीने के बच्चे को न तो डर होगा, न गुस्सा आएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब उसके अंदर अभी विकास नहीं हुआ है संवेग का। किसका? संवेग का। संवेगात्मक विकास नहीं हुआ है। लेकिन 6 महीना होते होते भयभीत होने लगा है। एगो 5 दिन का बबुआ है, मुखौटा पहन के चल जिया हो करिए, नहीं डरेगा, ओकरा का पता है। और 7 महीना का बबुआ है, और ओकरा सामने मुखौटा जा पहिर के ऐसे खाली ताक दीजिए, परान उगुल देगा, इतना डरेगा। इसका मतलब कि जो भय है, भावना है, किस अवस्था में आता है? शैशवावस्था में संवेग का प्रदर्शन शुरुआत होता है, लेकिन कौन संवेग में स्टार्ट होता है? कौन सा? पहला नंबर भय और एक क्रोध। भय और क्रोध, बाकी सब संवेग नहीं आ पाता है। बाकी सब संवेग उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे आएगा, लेकिन सबसे पहला जो संवेग आता है भय और क्रोध।
आप बच्चे, जो छोटा बच्चा है 7-8 महीने का हुआ ना, अब अगर डांट के देखिए, डांटिएगा तो ऐसे ओठ करना शुरू करेगा, मतलब ही कि आपसे गुस्सा रहा है। आप उसके ओठा फेंकी, आप उसके इस ओठ फेंकने को देख देख करके आपको लगेगा देखा तरह गुस्साए लगल, और ये भाव उसको गुस्सा रहे और आप हंस रहे हैं। आप हंस इसीलिए रहे क्योंकि आपको लगने लगेगा अच्छा इसमें एगो विकास हो रहा है, देखो हो गुस्साए लगल, ये मतलब विकास उसके अंदर हो रहा है, संवेग का प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब सहसावस्था में ये सब जितना विशेषता बात है, ये सबके अंदर हुआ है, आपके अंदर भी हुआ है, सब कोई टोटल के टोटल। अभी थोड़े कहेंगे कि ये अवस्था में चाहे मर्जी तो है 1 नंबर कर देता है, 2 नंबर कर देता है, यो सब है, लेकिन ये सब इसमें पढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था, एगो तो बाल्यावस्था में था तब ओकरा अंदर ही रोग था, समझ में आया है। बाल्यावस्था में है, सपना देख रहा है गोल में बधारी में घूमे और कोई नहीं खे, उन्हें भैंस चरत सोचलस कि अच्छा कस के 1 नंबर लागल बा। जब गरम लगा तो कह रहा अरे ई तो हम, गरम लगा ना तब उसको लगा कि हम हैं कहाँ, बेड पे, समझ में आया? सपना देख रहे थे कि हम हैं कहाँ दूसरे जगह। बाल्यावस्था की विशेषता के अंतर्गत हम बात करें तो बाल्यावस्था 3 वर्ष से शुरू होता है और 12 वर्ष तक चलता है। 3 से 12, 3 से और 3 से 12 मानसिक योग्यता में वृद्धि होगा। यहाँ पहले जब सहसावस्था में था, मानसिक योग्यता कम काम, माने मानसिकता की बात करें, बुद्धि विवेक की बात करें, चिंतन तर्क की बात करें, सोचने की क्षमताओं की बात करें तो ये कम था, बहुत कम था। लेकिन बाल्यावस्था जब वो बालक हो गया तो आप बालकों को देखेंगे नाव नाव खेलेंगे, गुड़िया गुड़िया खेलेंगे, या कोई खिलौना है, खिलौना का कोई पैर टूट गया तो जोड़ने का प्रयास करेंगे, बहुत सारा जिज्ञासा बढ़ जाता है और मानसिक योग्यता इसी को रहे, उसका मानसिक योग्यता में बहुत ज्यादा वृद्धि होता है। बाल्यावस्था के साथ साथ इसमें देखिएगा, बाल्यावस्था में मानसिक योग्यता में वृद्धि के साथ साथ एक बढ़ता है क्या, जिज्ञासा, जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। एक बालक को ऐनक लेके ओकरा मुंह लगे करिए, दिखाइए, ऐनक में देखेगा, फिर जाएगा पीछवा, कहाँ गुल लड़के जो लौकत रहे, ये क्या करवा रहा है, उसका जिज्ञासा है कि एक लड़का इसमें दिख रहा है, कहाँ गया है। जिज्ञासा की बात करें तो हम तो आपको बताते हैं, शायद एक बार बताए होंगे, पता नहीं आप लोगों को बताए थे कि नहीं। जिज्ञासा क्या है जी, जिज्ञासा बोले तो जानने की इच्छा। सीधा सीधा बात करें तो कोई लड़की आपसे कहे सुनिए ना, एक बात कहें, आप कहे हाँ कहिए, और उसके बाद में करे कि बाद में कहब, कोई ना रही तब कहब, ऐसे बोल के चली गई, और उसके बाद आपका नींद गायब है। जब जब भेंट हो रहा है तब तब सोच रहे कि वह बतिया सुनी, जब अकेले बैठ रहे हाँ बोलो, उस दिन क्या बोल रहे थे, वो बोल के भुला गई है। ये जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी, एकरे बेचैनी को कौची बोलते हैं, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। और इस समय सहसावस्था में, सॉरी बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय जिज्ञासा की प्रबल भावना होती है, और इसी भावना के चलते आप देखेंगे बाल्यावस्था के बच्चे, अगर टॉर्च मिल गया, नया नया बाबूजी टॉर्च लेके आए, खोल खाल देगा, कैसे बरता है, ओकरा अंदर कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा, बने हुए चीज को बिगाड़ देते हैं और बिगड़े हुए चीज को कबो कबो बनाइयो देते हैं, समझ में आया। तो जिज्ञासा की प्रबलता इनके अंदर होती है, साथ ही साथ वास्तविक जगत से संबंध इसी समय जुड़ता है। बाल्यावस्था जब बच्चा 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस का हुआ, तब वो इस दुनियादारी को समझना शुरू किया है, तब समझना शुरू हुआ कि ये मेरे पापा हैं। सबके पापा को अपना पापा नहीं बना लेगा, ना तो माई मारे लगे। यहाँ हम बात ही कहना चाह रहे हैं कि अपने पापा को पापा कहना, दूसरे के पापा को चाचा कहना, ये समझना कब शुरू करेगा, बाल्यावस्था में। उससे पहले उसके अंदर ये सब विकास नहीं हुआ था। तो कह रहा है ना कि ये अवस्था
वास्तविक जगत से संबंध की अवस्था है, दुनिया को समझने वाली अवस्था है। और शैशवावस्था में तो दुनिया को समझ ही नहीं रहता है, क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न तो उसके अंदर सामाजिक विकास हुआ है, न नैतिक विकास हुआ है। किसी भी चीज का विकास अभी हुआ नहीं है, इसलिए वो समाज के बारे में, वास्तविक जगत के बारे में समझता नहीं है। लेकिन बाल्यावस्था में समझ जाता है कि सरस्वती पूजा मनाते हैं तो इसमें पूजा करना है, चप्पल खोल के जाना है। इस सारा का सारा दुनियादारी कब समझ में आता है? बाल्यावस्था। सामाजिक गुणों का विकास इस समय होता है। और सामाजिक गुण का मतलब क्या है? कि किसी का मदद करना, कहाँ क्या करना है। ये सामाजिक गुण के अंतर्गत बहुत सारा चीज आता है। बहुत सारा चीज मतलब सत्यनिष्ठा का गुण, हेल्प मदद करने वाला गुण, नैतिकता का गुण, सब के सब क्या है? सामाजिक गुण है। और बच्चे इस समय सामाजिक गुणों को एग्जर्व करते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है। नैतिक गुणों का विकास मतलब नैतिकता का विकास। नैतिकता किसको बोलते हैं जी? नैतिक विकास। नैतिक विकास नैतिक विकास किसको कहते हैं? हम जानते हैं, जो लोग यहाँ पहले से सीटेट पढ़े थे उनको नैतिकता के बारे में पता होगा। लेकिन जो नए हैं उनको नैतिक विकास के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होगा कि किसी से प्यार से बोलना, बड़ों का आदर करना, स्नेह करना, यही नैतिकता है। यही ना समझते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि नैतिकता बहुत बड़ा चीज है। नैतिकता छोटा चीज नहीं है। नैतिकता क्या है? बहुत बड़ा। नैतिकता बहुत बड़ा क्यों कह रहे हैं? पहला बात तो नैतिक शब्द जो है ये नीति से बना है। किससे? नीति। और नीति शब्द से बना क्या? नैतिकता। नीति माने नियम, नीति माने नियम, नियमों के अनुसार चलना, समाज में बनाए गए नियमों के अनुरूप चलना नैतिकता है। और नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं अनैतिक है। जो जिस समाज में जो रीति रिवाज, परंपरा, जो नियम कानून, जो आदर्श है उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल लिए, वैसा बिहेविंग कर रहे हैं तो आप नैतिक हैं। और वैसा बिहेविंग नहीं कर रहे हैं तो आप अनैतिक हैं। तो आप अनैतिक हैं। अब रहा बात कि तब नियम क्या है? तो नियम यह है कि किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। नियम यह है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। नियम यह है कि चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नैतिक व्यक्ति हैं, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अनैतिक हैं। यही ना हुआ है? लेकिन नहीं, नैतिकता के मामले में अगर सोचेंगे कि यही बात हुआ तो नहीं जी। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं कि नैतिकता किस तरीके से अलग अलग हो जाता है। हर एक समाज का नैतिकता अलग अलग है। हर एक समाज का नियम, रूल, रेगुलेशन, मान्यताएं, आदर्श अलग अलग है। यहाँ की महिलाएं स्कर्ट पहने तो पूरा का पूरा समाज उसको अनैतिक कहेगा। इंग्लैंड की महिलाएं साड़ी पहने तो वहाँ का समाज उसको अनैतिक कहेगा, क्योंकि उसके अनुसार पेट दिखना अनैतिक है, पेट दिखाना अनैतिक है। और हमारे अनुसार पैर दिखाना अनैतिक है। स्कर्ट पहनेंगे तो पैर दिखेगा, और साड़ी पहनेंगे तो पेट दिखेगा। इसका मतलब है कि उस समाज में जो मान्यता है उसको लोग सही कहेगा। यहाँ के दूल्हा है लुंगी पहन के बियाह करे जाए तो कहेगा एकरा कुछ हइले नहीं है, अनैतिक है। और तमिलनाडु का दूल्हा है जींस पहन के चल जाए तब कहेगा एकदम बकलोल है, संस्कार नहीं करा है। इसका मतलब कि हर एक समाज का अपना अपना नियम है, रूल है, कानून है। समाज ही नहीं, आप जिस व्यवस्था पे जाते हैं, जिस पद पे जाते हैं, उस पद के अनुरूप आपको बिहेविंग करना पड़ता है, तब कहे जाएंगे कि आप नैतिक हैं। अगर आप आम तौर पे आम इंसान है और किसी का हत्या कर दिए तो आप घोर अनैतिक हैं। और अगर आप आर्मी में भर्ती हो गए और वहां पे हत्या नहीं किए दुश्मन का है, तब आप अनैतिक कहलाएंगे। वहां हत्या करना नैतिकता होगा और यहाँ हत्या करना अनैतिकता हो जाएगा। इसका मतलब कि हर जगह अलग अलग सिस्टम है और उस सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं तो नैतिक व्यक्ति, उस सिस्टम के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो अनैतिक व्यक्ति। आप में से कितने ऐसे लोग हैं
जो अपने जीवन काल में कबो न कोनो आदमी के कोनो हत्या किए हैं, किसी व्यक्ति का हत्या किए हैं? कितना लोग हैं? और कोई होगा भी तो क्यों बताएगा? आप में से दूसरा सवाल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मौका मिले तो हत्या कर देंगे? आए हैं कुछ लोग हैं जो मौका मिले तो हत्या करेंगे भी। ऐसा सिचुएशन है तो हत्या करेंगे। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति में हत्या जैसा चीज आपसे नहीं हो सकता है? हत्या नहीं होगा, बाकी भले और कुछ कर ले। कितने ऐसे लोग हैं? तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप ना हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, हमसे हत्या नहीं हो सकता है, हमसे हत्या तो कतई नहीं हो सकता है, उसके लिए हम सिचुएशन दे देते हैं। सिचुएशन क्या था? आप इस कमरे में सोए हैं और अगल-बगल में और भी कमरे हैं। मान लीजिए आप इस वाले कमरे में हैं, एक चोर आपके यहाँ 1 बजे रात को घुसा, इस रूम में आपके बाबूजी सो रहे थे, तुरंत उनको गोली मार दिया है। और इसके गोली का आवाज़ सुन के आपका भी नींद खुल गया है। तब तक इस कमरे में एंट्री किया, पत्नी को भी गोली मार दिया है, माँ को भी गोली मार दिया है और आगे एक बच्चा है, आप ही का बच्चा है। और अगला गोली तान के रखा है, एकरा पे मारने के लिए है, इस बच्चे को हत्या करने के लिए है। और आप इस रूम में से तब तक निकल गए। उस तरफ इसका चेहरा चेहरा उस तरफ है और आप पीछे हैं। एगो गोली है, उसमें बंदूक भी है, सॉरी बंदूक है, गोली है, दोनों एकदम लोड है। उठा के आप ओकरा मार दीजिएगा कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? इसका मतलब है कि आप अंडर सिचुएशन निर्णय ले रहे हैं कि यहाँ पे हत्या करना नैतिकता है। और अगर हत्या नहीं किए तो पूरा समाज आपको थू थू करेगा कि डरपोक था, बाप मर गया, पत्नी मर गई, माँ मर गई और उसके बावजूद भी ये बुज्जिल इंसान कुछ नहीं किया, वहीं पे था पड़ा हुआ हथियार, चाहता तो मार सकता था। इसका मतलब कि जब आप वहां हत्या नहीं कर रहे हैं तब आप अनैतिक हैं, और हत्या कर देंगे तब आपको दुनिया कहेगा कि बहुत बहादुर इंसान है, मार दिया। इसका मतलब हुआ कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा निर्णय लें। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा निर्णय लें। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि पिताजी का बात मानना, माता का बात मानना नैतिकता है? सब लोग मानते होंगे। उनके बात को न माना जाए, ये अनैतिक है कि नहीं? माता पिता के बातों को अनसुना करना अनैतिक है। एक बार तो हम नैतिक दुविधा में ऐसा फसल थे, हम जहाँ अध्ययन पढ़ाई करते हैं, बरसात हो रहा था, यहाँ खिड़की टाइप का था, बरसात देखना बड़ी पसंद है, और बगल में एगो सांप एगो मेढक को पकड़ लिया है, और हम यहीं खिड़की पे बैठे हैं, खिड़की के पास में है। और मेढक जब चिल्लाने लगा है, उसके बाद अब हमको लगा रे, तुरंत एगो डंडा लेके आया है, सोचे छुड़वा दे भाई, जान ले लेगा। और जैसे ही लेके आया तब तक हमारे दिमाग में अचानक से याद आ गया नंदी गाय वाला कहानी, कि नंदी गाय को छुड़ाने के लिए राजा जो है गए थे, जब से सिंह पकड़ लिया था, शेर पकड़ लिया था, तो शेर कहा, नहीं, राजा बोले कि शेर, आप बहुत अनैतिक काम कर रहे हैं, किसी का जान लेना पाप है, किसी का हत्या करना पाप है। तो कहा, मूर्ख, पाप तो तुम कर रहे हो, हमको तो ईश्वर ने ही बना के ऐसा भेजा है कि जाओ तुम मांस खाना। हमको तो ईश्वर ने ही ऐसा बनावट भेजा है, हम किसी न किसी रूप में मांस को ही खाएंगे, चाहे इसको खाए चाहे किसी अन्य जीव को खाए। पापी तो तुम हो जो हमारा भोजन छीन रहे हो। किसी का भोजन छीनना पाप है, भोजन करना पाप नहीं है। फिर राजा को लगा कि बात तो सही कह रहा है, इसके बात में दम है। फिर कहा, ठीक है, हम पाप नहीं करेंगे, तुमको तुम्हारा पेट भरना है, तुम्हारा भोजन नहीं छीनेंगे, तुम हमको खा लो और गाय को छोड़ दो।
ऐसा बोले। हालांकि उसके बाद का कहानी से मतलब नहीं है, यह हम आपको बताना चाह रहे हैं इस गाय वाले कहानी से मेढक वाला जो घटना हुआ था उसी समय ये घटना याद आ गया है। अब हमको लग रहा है कि एकरा अगर मार के छुड़ा देते हैं तो हम पापी होंगे, काहे कि किसी का भोजन छीनना पाप है। आप होते हमारे जगह पे तो क्या करते हैं? आपके सामने वो चिल्ला रहा है, मेढक के कर रहा है, आप क्या करते हैं? तो और एक राजा की तरह खुद को सौंप देते हैं कि ले हमारा खा ले, बकलोल। अपने का सौंप देंगे, उतना नहीं परोपकार करना है। अगर उसको छुड़ा देते तो आप बताइए पाप करते कि पुण्य करते हैं? नहीं, हमको तो बस यही लगा कि भाई ये करना, इसका भोजन छीनना पाप है। इसलिए कोई प्राणी कितना मेहनत से वो भोजन पकड़ा है, अपने शिकार को पकड़ा है, उसको करने दिया जाए। और हम डांटा लेके आए हैं और सोचते सोचते वो आधा निकल गया ओकरा है। और जब वो चिल्ला रहा है, बाद में हमको लगा एकरा मारिए दे और छोड़वा दिए। लास्ट में जो सांप है मेढक को छोड़ के चला गया, ना ओकरा भोजन मिला ना मेढक बचा है। तो अत्यंत पाप किए है। उस दिन तो हमको ऐसा लगा कि अरे दोनों में से कौन हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी कभी नैतिक दुविधाओं में व्यक्ति जब फंसता है तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और ये निर्णय लेने आना नैतिकता है। कब क्या करना चाहिए ये समझ में आए, इसी को क्या बोलते हैं? नैतिकता। तो नैतिकता का मतलब ये नहीं है कि झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे, जरूरत पड़ा तो झूठ बोलेंगे। कहीं कहीं झूठ बोलना ही नैतिकता है, कहीं कहीं सच बोलना क्या है? अनैतिक हो जाएगा। तो सिचुएशन आप समझ रहे हैं उसका। दूसरा बात, नैतिकता जो है उम्र से प्रभावित होता है। नैतिकता किससे प्रभावित होता है? उम्र से। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा के अंदर की नैतिकता है, और एक व्यक्ति 35-40 साल का है, इसका नैतिकता है। दोनों में अंतर होगा। याद करिए अपना बचपन, जब आप कभी दुकान पे गए, 5 रुपया का सामान लिए, 10 रुपया का नोट दिए, 95 रुपया लौटा दिया। दुकान वाला गलती से 95 रुपये लौटा दिया। 100 समझ के कि बच्चा दिया है 100 रुपया है, 5 रुपये का सामान लिया है और 95 रुपये लौटा दिया है। लौटाना चाहिए था 5 रुपया। अब वहां आप ठहरते, लेके भाग जाते हैं। आपका उम्र 7-8 साल का है, क्या किए आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप में से 90% लोग के साथ ऐसा घटना हुआ होगा। कभी ना कभी ऐसा घटना हो जाता है। 4 के बदले 6 को दे दलन गलती से, तो लौटा देते थे। अरे दादा, लौटाएंगे काहे? लेके भागेंगे कि? और लेके भागेंगे ही नहीं, 10 दिन ओकरा दुकान पे फिर चेहरा नहीं दिखाने जाएंगे। कहा जाने करा याद पड़ जाए, क्या पता याद आ जाए और मांगने लगे। तो ऐसा, ये नैतिकता किस उम्र का है? बाल्यावस्था का है। अब 35 साल 40 साल का उम्र का नैतिकता। हम एक व्यक्ति को देखे, बाइक लेके आया, भरी दोपहरी में एकदम लू चल रहा है, और उस लू में एक बूढ़े व्यक्ति जिनसे चला तक नहीं जा रहा है, आइसक्रीम बेच रहे थे। आया, बाइक लेके खड़ा किया, कहा कि बाबा 2 आइसक्रीम दीजिए। निकाल के दी, कहे कि खोल दीजिए खोल दीजिए, ओकरा फाड़ दीजिए। कौन वाला आइसक्रीम निकाला, ओकरा फाड़ उड़ के कहा ली बाबूजी। उसके बाद कहा, एगो उसको दे दिया बुढ़ऊ को, कहा कि एगो आप लीजिए, एगो हम लेंगे। तो कहा कि हमको काहे दे रहे हो, हम तो बेचने वाले हैं। कहा कि अरे लीजिए ना, आप अपने से खाइएगा नहीं, हम जानते हैं। तो हम आपको 2 का पैसा दे रहे हैं, एक हम ले रहे हैं और एक आप ले रहे हैं। यहाँ पे नैतिकता क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको लग रहा है कि किसी को दे के खुशी मिलेगा, किसी का ले के नहीं। सोचिए, 5 रुपया का आइसक्रीम अगर ये लिए होते, 10 रुपया दिए होते, और बुढ़ऊ से गलती से 95 रुपया लौट जाता, तो ये व्यक्ति लेके
भाग जाता है कि दे देता है, लेके भाग जाता कि दे देता है। और बाय द वे लेके भाग भी जाता, उस समय इसका थोड़ा डगमगा जाए तो घर पे इसको 4 दिन तक नींद नहीं आएगा कि क्या कर दिए हम, उस गरीब इंसान से इतना लेके आए हैं, यही हमारा औकात है, ऐसा सोचेगा। पर ये नैतिकता कब का है? 35-40 साल। तो नैतिकता जो है अपने उम्र के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। नैतिकता का स्तर परिवर्तन होगा। किशोरावस्था का नैतिकता, कौनों को खीरा ना छोड़ेगा, पपीता नहीं छोड़ेगा। खा लेना ही नैतिकता है, छोड़ देना नैतिकता नहीं है। फिर वो जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी नहीं, वो वाला बात हो जाएगा। लोग कहते, एगो गाना है कौनो नहीं है, लोग धिदकारता है कौन के जिसका कोनो कहानी नहीं बनता है। चलिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि नैतिकता जो है इस समय जो बालक है, बालकों के अंदर किसका विकास होता है? नैतिक गुणों का विकास इस समय शुरू हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब समझने लगते हैं। अपने किताब को अपने रेक पे रखना, जिम्मेवारी को समझना, ये सारा सब होने लगता है बाल्यावस्था में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुख, देखिए व्यक्तित्व होता है दो प्रकार का, व्यक्तित्व दो प्रकार, एक को बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी मतलब अपने अंदर के बातों को बाहर न निकलना, माने लोगों के समक्ष बक बक न कर देना, बातों को छुपा के रखना लगभग। तो ये क्या हो गया, अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति। और बहिर्मुखी मतलब जो यहाँ चल रहा है सब यहाँ से उगुल देना है, सब बोल देना है। कौची है, बहिर्मुखी है। या कुछ लोग होते हैं बहिर्मुखी टाइप के हैं, जितना उसके माइंड में है सब उगुल देगा, सब बोल देगा आपके पास। और कुछ लोग होते हैं अंतर्मुखी, उसके दिमाग में चल कुछ और रहा है और उन विचारों को देगा नहीं, अंतर्मुखी टाइप का। एकरा भोजपुरिया में लोग कहता है घुआघाक टाइप का है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में हम आपको बता दें कि न तो ज्यादा अंतर्मुखी होना सही है और न ही ज्यादा बहिर्मुखी होना सही है। न तो ज्यादा अंतर्मुखी और न ही ज्यादा बहिर्मुखी, क्योंकि अंतर्मुखी भी ज्यादा रहिएगा तो दिक्कत है और बहिर्मुखी भी ज्यादा होइएगा तो दिक्कत है। कल आप लोगों से पूछ रहे थे पढ़ाई सही लग रहा है सरकार, कुछ लोग अंतर्मुखी हैं, यहाँ चुप रहे हैं, अब बाद में मैसेज वैसेज कर रहे हैं सर ना बुझाते रहे, वहाँ हम ना कहनी है, तो वहाँ तोरा का भाई रहे वहां काहे नहीं कहे, वहां कहते, बाद में काहे कह रहे हैं भाई, वही कह लेते कि ना नहीं समझ में रहे। तो वहां अंतर्मुखी बने हुए हैं, मन में चल कुछ और रहा है और दे नहीं रहे, बोल नहीं रहे। आप लोगों को क्या माने हैं, अंतर्मुखी की बहिर्मुखी? आए, ज्यादा बहिर्मुखी होना भी ठीक नहीं है। ज्यादा बहिर्मुखी होने का मतलब है माने पूरा का पूरा बात सामने आ जाना है। आपके दिमाग में जितना कुछ चल रहा है उस सब सामने जिस दिन आ जाए तो समझिए आपका पोल खुल जाएगा। हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए सरकार को ने कोई ऐसा दवाई बना दे कि दूध भी पिला दिया जाए, तो जो आपके मन में है, जो जो आप करते हैं, एकदम पूरा का पूरा प्रत्यक्ष बोल दीजिए, पूरा का पूरा समाज अनैतिकता में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति माने अगर पोल खुल जाएगा कि वो कौची कौची सोचता है, क्या क्या करता है, अकेले रहता है तो क्या करता है, माने टोटल बतिये सामने आ जाएगा। समझ में आया है? तो भाई बहिर्मुखी भी ज्यादा बेहतर नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको अंदर रखना ही पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे बाल्यावस्था में उस समय होते हैं कैसा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी नहीं, चीजों को छुपाना नहीं जानते। एक बार गए थे एगो के रूम पे, एआरएल का चल रहा था प्लानिंग, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल नहीं कहेंगे जी, ओकरा कहेंगे नेटवर्किंग कंपनी। नेटवर्क कंपनी में एगो को जोड़िए, फिर दाहिने जोड़िए, फिर बाएं जोड़िए, लेफ्ट में राइट में बाइनरी सिस्टम चलता है। और अगर आपके यहाँ आ गया समझाने प्लान लेके, तो आपका 1 घंटा लेगा, 1 घंटा आपसे माने प्लान समझाएगा।
और 1 घंटा में किताब में आपको करोड़ों रुपया महीना दिलवा देगा। फिर आप आसमान में उड़ने लगिएगा, आप 2-3 महीना में मारुति वारुति खरीद के घूम लीजिएगा, और फिर पता चला खटिया पर अभी समझ रहे प्लान। समझ में आया? ऐसा ऐसा होता है, आपके पास में कभी ना कभी कोई ना कोई प्लान देने आया होगा और बताया होगा कि हमको आता है 20 लाख महीना, हमारा सीनियर को आता है, हाँ, कोर्ट टाइम में आएंगे। समझ में आया? ये जितना लोग है उसी में से हम लोग थे। गए, एक को बुलाया गया, उसका बाबू खेल रहा था बाहर में, उससे कहे कि जाओ पापा को बुला ला। अंदर गया, ओकर पापा कहे जो कदे नहीं खन। वो जान रहे थे कि नेटवर्किंग वाला आइल बा, तो बच्चा से कहे कि जो कह दी कि नहीं खन। बच्चा आया, हमसे कहा कि पापा कहल हवन कि वो नहीं खन, पापा कहल हवन कि वो नहीं खन। तो हम कहे ठीक है। इस बात को बोलते हैं बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी नहीं है, चाहता तो छुपा लेता है, लेकिन व्यक्तित्व तो कैसा होता है बालकों का? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी होने के चलते जो था आके बक दिया। समझ में आया? तो बाल्यावस्था जो होता है, बाल्यावस्था इस समय कैसा व्यक्तित्व होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। सामूहिक खेलों में रुचि लेते हैं बाल्यावस्था के बच्चे। बाल्यावस्था के बच्चे किस खेल में रुचि लेंगे? सामूहिक खेल में। हम यहाँ बात कर रहे थे ना कि जो बालक होते हैं उनके अंदर सामूहिक खेलों में रुचि, अकेले नहीं, एक साथ बैठ के खेलना उनको अच्छा लगने लगता है। और बच्चे जो है दोस्तों के साथ खेलना, बाहर खेलना, घर में नहीं रहना, ये सब होने लगता है। शारीरिक और मानसिक स्थिरता, बता रहे थे ना कि बाल्यावस्था में आने पर शारीरिक और मानसिक स्थिरता थोड़ा सा दिखता है। स्पीड कहाँ तेज रहेगा? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था में थोड़ा स्थिरता होगा, बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्थिरता होगा, और उसके बाद किशोरावस्था में फिर से तेजी से चलना शुरू होगा, प्रौढ़ावस्था में फिर थोड़ा कम होगा। तो कभी कम अधिक होते रहता है, रुकता नहीं है कभी। बाल्यावस्था में क्या क्या खासियत है, इसमें किसी को डाउट दिक्कत है? नेक्स्ट, किशोरावस्था है। अरे किशोरावस्था है मझोली कोस्ट में बाइक चलाने वाला उम्र, लहरिया काट बाइक चलाने वाला उम्र। किशोरावस्था है ओरहन सुनाने वाला उम्र। ओरहन बोले तो व्हाट इज ओरहन? ओरहन इज ए कंप्लेन विच इज क्रिएटेड बाय हिज मदर। लगभग उसकी माँ द्वारा जो कंप्लेन लेके आता है ओकरा बिहार में कहते हैं ओरहन, ओकरा ना बोलते हैं ओरहन। किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे जो है आधा जीवन में आते हैं, आधा जीवन, जीवन का संधि काल है। वयस्क मानव और बालक के बीच का काल, आधा मानव और पूरा मानव के बीच का काल। आधा मानव उसको कह रहे हैं जब व्यक्ति के अंदर जनन क्षमता नहीं था, अपने जैसा संतान उत्पत्ति करने का क्षमता नहीं था, तो ओकरा बोलते हैं आधा मानव है। और जब अपने जैसा संतान उत्पत्ति करने का क्षमता आ गया, ओकरा बोलेंगे पूरा मानव है। इस अवस्था में सबसे मेन चीज है शारीरिक परिवर्तन। सबसे मेन चीज क्या है? शारीरिक परिवर्तन। और ये शारीरिक परिवर्तन स्त्रियों में 1-1.5 साल पहले होगा, पुरुषों में 1-1.5 साल लेट चलता है। शारीरिक परिवर्तन बहुत काफी मात्रा में होता है, और इसके चलते बच्चे जो है लगभग अस्थिर टाइप के रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है किससे कहे किससे न कहे। मानसिक विकास, इस समय मानसिक विकास एकदम चरम पे होता है, सब कुछ खूब बढ़िया से समझ में आएगा, मानसिक विकास होगा। इसके साथ साथ क्या है? घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता इसमें होती है। मित्रता तो ऐसा होगा कि माता पिता का विरोध करके मित्र के बातों को सुनेंगे। मित्रता ऐसा होगा कि घर पे बर्थडे मन रहा है वो हटा देंगे, हजारों रुपए लगा के बर्थडे का प्लान किए हैं, उसके बावजूद उसके माँ तो वो पसंद नहीं आएगा। और अकेले दोस्तों के साथ 4-5 लोगों के साथ जेसीबी के ऊपर आप खड़ा होके तलवार से काटे वाला बर्थडे वो बढ़िया लगी। इसका मतलब किशोरावस्था का जो उम्र होता है एकदम उड़न खटोला वाला उम्र है जी। इस अवस्था में बच्चे का जो मित्रता होता है, मित्रता गैंगवारी वाला मित्रता हो जाता है। और अपने गैंग के प्रत्येक सदस्य एकदम मेन सदस्य के तौर पे होते हैं, मेन सदस्य। कि फलाना नहीं आया तो उसके बिना होगा कैसे कोनो काम। यहाँ तक कि माता पिता गार्जियन या गुरुजन माना करेंगे कि फलाना के साथ मत रहना, बहुत तुमको वही तो बिगाड़ कर रखा है।
माँ बाप भी कहते हैं ओकरा साथे रहले तो गोड़ तोड़ देंगे तुम्हारा, उसी के चलते तुम बिगड़े हो। आपस में कोड वोड बना लेंगे, कोड वोड बना लेंगे कि कैसे आना तो भाई पापा गुस्साते हैं, इसलिए आना तो गाना गाना, हम समझ जाएंगे। एगो आके हमारे यहाँ गाना गा रहा था हम लोग भी थे उस उम्र में। आया तो हम लोग कोड वोड बनाए थे कि आना तो बाहर में गाना गाना है, चिल्लाना मत हमको ना तो पापा गुस्साते हैं। आके गाना गा रहा है, मुझे नींद ना है मुझे चैन ना है, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ऐसा गाना गा रहा था। और दुआरिया पे जब आए ना तो और तेज हो जाए ओकरा आवाज ये। हम खाना खा रहे हैं, पापा भी साथ में खा रहे हैं, और उसके बाद उसका गाना सुन के हम तो कोड वोड जानते हैं, साथ बैठे हैं और चल दिए। तो कहे कहाँ है, हम कहे आवत है, आवत लगे जात रहा है, आवत लगे जात रहा है। हम कहती आवत है और चले गए। वो कह कि चलो जाओ किसी काम के लिए ना, मदारी वाला के लिए नहीं, कहीं लेके जा रहा था उधर काई वही की तरफ में, नदी तरफ। और जब आया ना, हम खिड़की के पास में, हमको जो आवत है खा के, और अब घूमे के अब जाए खाना खाने हैं, तो देख रहे कि पापा खड़े हैं। अरे कहत नहीं करा नींद चैन कहे नहीं खावत एकरा नींद ना है, एकरा चैन ना है, रोज 2-3 दिन से गाना गाता दिवारी पर। कारण क्या है? आप जिसको सोच रहे हैं कि इनका कुछ पता ना है, अरे आप जिस क्लास में पढ़ रहे होकर प्रिंसिपल रह के वो लोग छोड़ दिए और आप उनको लगे हैं भुलवाने में। उस सब को हो तो पर किशोरावस्था से गुजरे हैं। हम ये बात बता रहे हैं कि मित्रता और दोस्ती के लिए अपना परिवार से भी विरोध करने लगते हैं। समायोजन का भाव होता है, समायोजन का भाव का मतलब कि माता पिता से टाइम ज्यादा हो रहेगा जी। अच्छा छोड़ दे, किशोरावस्था बता दे, थोड़ा तेजी में बता दे रहे हैं ना तो एग्जाम्पल नहीं लेंगे। समायोजन का भाव का मतलब एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, माता से पिता से अक्सर लड़ाई होगा। सबसे ज्यादा माता पिता का विरोध किस उम्र के बच्चे करते हैं? किशोरावस्था के। सबसे ज्यादा विरोध जो गुरुजनों का विरोध है वो किस अवस्था के बच्चे करते हैं? किशोरावस्था के। यहाँ समायोजन का अभाव रहता है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उसमें रहती है। स्वतंत्रता और विद्रोह मतलब जो करना चाह रहा ना ओकरा में ज्यादा ए मत करिए, ऐसा उसको फीलिंग्स रहता है। और उसमें अगर विरोध करिएगा तो वो आपका विरोध करेगा। विद्रोह की भावना कहने का मतलब इस उम्र के बच्चे में संवेग अनियंत्रित रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा। और जब ज्यादा होगा और जब उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगा तो आत्महत्या तक चल जाते हैं। किशोरावस्था के बच्चे ही सबसे ज्यादा मात्रा में आत्महत्या करते हैं गार्जियन के बोलने पर। क्योंकि संवेग क्या होता है? एकदम अनकंट्रोल। संवेग के अनकंट्रोल के चलते गुस्सा बहुत तेज आएगा, कुछ भी बोला जाएगा उसको बहुत तेज गुस्सा आएगा, और गुस्सा तेज आने के चलते भाई फांसी उसी लगा लेंगे, कुछ खा वो लेंगे, ये सब होने लगता है। घर से भाग जाएंगे, घर से कौन भागता है? तो किशोरावस्था के बच्चे। अब महात्मा बुद्ध थोड़े है कि नहीं उनके जैसा है, क्या बोलते हैं जैन धर्म के 30 बरस के उम्र में वो निकले थे महावीर स्वामी। चलिए तो अभी हम लोग बात किए समायोजन का भाव होता है, स्वतंत्रता और विद्रोही की भावना होती है, काम शक्ति का परिपक्वता आता है। काम शक्ति मतलब सेक्सुअल इच्छा यहीं पे परिपक्व होता है। रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता, ईश्वर और धर्म में विश्वास, ये सारा का सारा किस अवस्था में होता है? एक बात इसमें और था, वीर पूजा की भावना का विकास इसमें रहता है। वीर पूजा की भावना का मतलब कि अपने आप को बाहुबली साबित करना है, और इस बाहुबली साबित करने के फेरा में ये किसी न किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं कि गजब रुआब है ना दाऊद का, दाऊद जैसा हम हूं बनेंगे, ऐसा भावना उसके अंदर विकास करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो व्यक्ति किसी की जगह मान लीजिए कि कोई नाश्ता किया है और नाश्ता का पैसा देने लगा तो
दुकानदार हाथ जोड़ लिए, भैया आपसे हम पैसा ले सकते हैं, जाइए जाइए। वो व्यक्ति कहीं जा रहा है, दो लोग आपस में लड़े हुए हैं और ये व्यक्ति पहुंच गया और कहा काहे रे ना मन बस। और इसके बाद वो दोनों के दोनों छोड़ छाड़ के गोड़ लग लिए, अरे भैया आप आ गए, ना ना बिल्कुल मान जाए। ऐसे लोग के जैसा बनने की इच्छा होने लगती है किसके अंदर, किशोरावस्था के बच्चे। इसको कहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति। इसको गन लेके घूमने का मन करेगा, इसको फाइटर लेके घूमने का मन करेगा, बोल देवे कोनो टैटुआ दबा देंगे, इस भावना में रहते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि अलग अलग अवस्थाओं में विकास किस किस तरीके का होता है और ये सारा का सारा हम लोगों के साथ में गुजरा हुआ है। उसके बाद ये जो टॉपिक था समाप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है।